Hey everyone, I hope you all are doing well. Welcome to JK Edusphere, a digital platform where you can get all of your studies, all of your notes and lecture at one place for JKSSB, for JKSSB or JK PSC exams. We special right now, as we know, we are talking about FAA, which is Finance Account Assistant, FAA, एंड हम FAA के अंडर अलग अलग सीरीज़ कर रहे हैं एंड उसी के अंडर मैं एक सीरीज़ लेके आया हूँ विच इज़ रिगार्डिंग स्टैटिस्टिक्स एंड हियर वी नो कि स्टैटिस्टिक्स की सिलेबस की वेटेज है 10 मार्क्स इस एग्ज़ाम में एंड इसके अंडर मैं वीडियोस अपलोड करूँगा जो इस चैप्टर के अंदर का कंटेंट जो है वो इस वीडियोस के अंदर रहेगा। तो सबसे पहले जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है उसका नाम है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। सो सबसे पहले आज हमें ये पढ़ना है कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। एज स्टार्ट से एक बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट आ जाता है जो मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, उसके अंदर हमने प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट। तो स्टैटिस्टिक्स जो है इसके जो हम इस चैप्टर में जो फर्स्ट चैप्टर हमारा स्टैटिस्टिक्स का प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, इसके अंदर जो हम आज करने वाले हैं जो मेन टॉपिक्स हैं, सबसे पहले तो वी विल अंडरस्टैंड व्हाट स्टैटिस्टिक्स इज़, राइट। एंड सबसे पहले वी विल लर्न व्हाट स्टैटिस्टिक्स इज़, then we'll learn primary and secondary data, their definition and concept. Then we'll learn the methods of collecting primary and secondary data, then methods of collecting secondary data, right। फिर उसके बाद हम क्वेश्चनेयर की प्रिपरेशन कैसे करते हैं और टैबुलेशन एंड कॉम्पिलेशन ऑफ डाटा, हम ये सब पढ़ने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट अहेड। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले we need to understand what is statistics, like what stats for you. So statistics is the science of collecting, remember these specific terms, यहाँ पे जो मैं specific term बोलूँगा, remember these, right। collecting, organizing, presenting, analyzing and interpreting numerical data to draw meaningful conclusion and aid the decision making. So what's going on here, हमें ये समझना है कि what is statistics, right। So statistics एक ऐसी साइंस है जिसमें हम पढ़ते हैं कि डाटा को कलेक्ट कैसे करते हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, डाटा को प्रेजेंट कैसे करते हैं, उसका एनालिसिस कैसे करते हैं और उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं। तो कलेक्टिंग ऑफ डाटा हुआ कि डाटा को इकट्ठा कैसे कर रहे हैं, आपका सोर्स क्या है, वो कलेक्शन में आ गया। आप किस टाइप से कलेक्ट कर रहे हो, व्हाट प्रोसेस आर यू डूइंग टू कलेक्ट द डाटा, वो कलेक्टिंग में आ गया। देन देयर इज़ ऑर्गेनाइजिंग हो गया कि आप डाटा को क्या स्ट्रक्चर दे रहे हो, उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, दिस इज़ ऑर्गेनाइजिंग। देन ऑर्गेनाइजिंग के साथ ही प्रेजेंटिंग आता है, राइट। जैसे आपने उसको ऑर्गेनाइज किया उस हिसाब से आप उसको प्रेजेंट भी कर रहे हो। अब आप ग्राफ के थ्रू कर रहे हो, टेबल के थ्रू कर रहे हो, या अलग अलग चीज़ों के थ्रू। फिर उसके बाद आता है एनालाइजिंग। एक बार प्रेजेंट किया तो फिर उसमें एनालिसिस करनी होती है, यानी उसमें उसके कॉन्क्लूजन निकालना होता है, कॉन्क्लूजन। एंड उस कॉन्क्लूजन से जो हमारी इंटरप्रिटेशन है कि हमने ये सब किया क्यों, हमारा जो रिज़ल्ट है वो क्या आया, ये सब हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं। और ये सब हमारे मतलब मेन गोल्स रहते हैं स्टार्ट्स को पढ़ने के लिए, राइट। तो ये सब हम यूजुअली वर्क ऑन करते हैं न्यूमेरिकल डाटा में। याद रखना कि स्टार्ट्स मोस्टली न्यूमेरिकल डाटा में
यूज़ होता है, आई एम सेइंग मोस्टली, नॉट ऑलवेज बट मोस्टली न्यूमेरिकल डाटा में यूज़ होता है। और ये ज़्यादातर क्वांटिटेटिव सॉरी, ये ज़्यादातर क्वांटिटेटिव जो डाटा है वो बताता है। क्वांटिटेटिव डाटा का मतलब है कि वैल्यूज़ बताता है। अब स्टार्ट्स के अंदर जैसे मैंने बोला कि डाटा कलेक्शन, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि ये स्टार्ट्स वर्क कैसे करता है। सबसे पहले डाटा कलेक्शन। अब जैसे एक क्लास है, उसमें 20 स्टूडेंट्स हैं, राइट। अब मैं उन 20 स्टूडेंट्स को एक सर्वे दूंगा, या मैं उनके पर्सनली पास जाऊंगा, या मैं उनके अटेंडेंस रजिस्टर से रिकॉर्ड लेके उनकी हाइट निकालूंगा। दिस इज़ कॉल्ड डाटा कलेक्शन। इसको बोलते हैं कि डाटा को कलेक्ट करना। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन। अब मैंने 20 बच्चों की हाइट निकाल ली, राइट। मैंने 20 बच्चों की मान लो हाइट निकाली। अब मैं अलग अलग पेज पे इसको लिख रहा हूँ। अब उस सबको एक ही पेज पे लाने के लिए मैं एक टेबल बना दूंगा। दिस इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। स्टोरिंग, सॉर्टिंग एंड स्ट्रक्चरिंग डाटा। सॉर्ट करना डाटा को, स्ट्रक्चर करना। देन देयर इज़ एनालिसिस। अब मैं देखूंगा पैटर्न्स क्या हैं कि लंबी हाइट किन बच्चों की है, छोटी हाइट किन बच्चों की है। दैट इज़ एनालिसिस। देन देयर इज़ इंटरप्रिटेशन लाइक मैं देखूंगा कि 20 में से 12 बच्चों की हाइट 5'5" से लंबी है, तो मैं बोलूँगा क्लास की एवरेज हाइट 5'5" से ज़्यादा है। दैट इज़ कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। कंक्लूजन निकालना। और प्रेजेंटेशन, लोगों को रिज़ल्ट कैसे बताने। अब मैं पाई चार्ट के थ्रू बताऊंगा ऐसे करके कि इतने बच्चों की इतनी हाइट है, इतने बच्चों की अलग हाइट है, ये मैं पाई चार्ट के थ्रू बताऊंगा। ये आ जाता है प्रेजेंटेशन के अंदर, राइट। सो दिस इज़ व्हाट लाइक वी आर लाइक गोना स्टडी इन स्टैटिस्टिक्स। एंड इसी के अंदर जो आज का हमारा चैप्टर है, विच इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, उसी के अंदर आज वो इसके अंदर आता है, डाटा कलेक्शन के अंदर। गैदरिंग रॉ इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन को कैसे गैदर करते हैं, आज हम स्टार्ट्स के चैप्टर में ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वी नीड टू नो व्हाट इज़ डाटा। डाटा इज़ एनीथिंग which is collected in terms of information की टर्म्स पे, which is further studied, जिसको हम आगे जाके पढ़ते हैं। दिस इज़ कॉल्ड डाटा, राइट। कोई भी चीज़ जो हम कलेक्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन के चक्कर में, हम कोई भी चीज़ कलेक्ट करते हैं जिसको हमें आगे जाके पढ़ना होता है, दैट इज़ कॉल्ड डाटा। अब डाटा कैन बी न्यूमेरिकल, दैट मीन्स न्यूमेरिकल का मतलब 1 2 3 4 उस टर्म में हो सकता है। इट कैन बी ऑफ लाइक पैटर्न वाले डाटाज, पैटर्न्स, conclusions. It can be of theoretical, बट स्टार्ट्स में हम ज़्यादातर न्यूमेरिकल डाटा से डील करते हैं, राइट। सो दिस इज़ डाटा। अब जो डाटा होता है इसकी दो टाइप्स होती हैं। पहली होती है प्राइमरी डाटा और दूसरी होती है सेकेंडरी डाटा। सो दिस इज़ 2 टाइप्स ऑफ डाटा, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। वो आज हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्राइमरी डाटा। नाउ प्राइमरी डाटा इज़ डाटा कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट। याद रखना कि प्राइमरी डाटा वो डाटा है विच इज़ कलेक्टेड फॉर द
फर्स्ट टाइम यानी ओरिजिनल एक्सपीरियंस, ओरिजिनल एक्सपीरियंस बाय द इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेटर हम जो किसी भी चीज़ के लिए डाटा कलेक्ट कर रहे हैं देम सेल्फ डायरेक्टली फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स। यानी प्राइमरी डाटा क्या होता है कि डायरेक्ट फ्रॉम सोर्स, और कौन करता है, हम खुद करते हैं फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, जो भी हमारा पर्पस होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ओरिजिनल डाटा, जैसे मैंने बोला ओरिजिनल एक्सपीरियंस है ओरिजिनल डाटा, और फर्स्ट हैंड डाटा यानी फर्स्ट टाइम वाला डाटा। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सबसे पहले कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर्स डायरेक्टली, इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली इस डाटा को कलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद है ओरिजिनल फर्स्ट हैंड डाटा, जैसे मैंने बताया कि ओरिजिनल डाटा है और पहली बार कलेक्ट करते हैं। एक्सपेंसिव टू कलेक्ट। अब जो प्राइमरी डाटा होता है, प्राइमरी डाटा क्या होता है कि ये हम सोर्स के बाद जाके कलेक्ट करते हैं, सोर्स के पास जाके कलेक्ट करते हैं। तो अगर हमारे पास 100 सोर्सेज 1000 सोर्सेज होंगे मान लो, और हमें हर 1000 सोर्स के पास जाके कलेक्ट करना पड़ेगा, पर्सनली जाना पड़ेगा, या हम आगे लोग हायर करेंगे, हायरिंग प्रोसेस करेंगे, तो प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने की जो प्राइस होती है वो बहुत हाई हो जाती है, इसलिए इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू कलेक्ट। इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग टू। अब 1000 बंदों के पास जाना है, उनके साथ काम करना है, यानी हमें एक्सपेरिमेंटेशन की प्रोसेस करनी है, जो हो सकता है हमारी फेलियर भी हो, हमारी सक्सेस भी हो, तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। पर ये ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा रिलायबल होती है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होता है। प्राइमरी डाटा इज़ मोर एक्यूरेट एंड मोर रिलायबल। इट इज़ स्पेसिफिक टू द इंक्वायरी। प्राइमरी डाटा इज़ ऑलवेज स्पेसिफिक टू द इंक्वायरी। जो हमें करना है उसी से रिलेटेड हमारे रिजल्ट्स आएंगे, राइट। अगर मैं एक सेंसस करना चाहता हूँ तो मैं डाटा ही ऐसा इकट्ठा करूँगा जो सेंसस के अकॉर्डिंग होगा। इट रिक्वायर्स हाई एफर्ट। अब सेंसस करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट चाहिए होते हैं, राइट। बहुत ज़्यादा वो हाई एक्सटेंसिव प्रोसेस होती है इंडिया में इतने ज़्यादा पॉपुलेशन में करने की, तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं। अगर हम एग्ज़ाम के हिसाब से देखें तो हमें इसमें पढ़ना क्या है कि जो प्राइमरी डाटा है, प्राइमरी डाटा की एग्ज़ाम क्वालिटी पूछेगा, क्वालिटी पूछेगा प्राइमरी डाटा की क्या क्वालिटी। मैंने क्या बताया, एक ये फर्स्ट हैंडी डाटा होता है यानी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस डाटा होता है, ओरिजिनल होता है, उसकी वजह से कॉस्टली होता है, कॉस्टली होता है, और साथ ही साथ रिलायबल होता है, रिलायबल होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है। ये चीज़ें याद रखोगे तो एग्ज़ाम में एमसीक्यूज इसी टाइप से आएंगे। दिस इज़ द थिंग विच इज़ प्राइमरी डाटा। उसके बाद है कि प्राइमरी डाटा को कलेक्ट कैसे करते हैं, राइट। अब प्राइमरी डाटा को कलेक्ट कैसे करते हैं ये पढ़ते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट टू पर्सनल इंटरव्यू। डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू जैसे सेंसस होती है, इसमें मैंने सेंसस की एग्जांपल दी। हर इंसान के पास जाके दूसरा इंसान जाके डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करता है, ये दोनों आपस में बातें करते हैं। दिस इज़ डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। एंड याद रखना, इट इज़ ऑफन आस्क्ड कि व्हाट इज़ द मोस्ट रिलायबल, व्हाट इज़ द मोस्ट रिलायबल सोर्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा को मोस्ट रिलायबल सोर्स जो होता है वो हमेशा पर्सनल इंटरव्यू होता है। और कौन सा पर्सनल इंटरव्यू होता है? डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, राइट। फिर उसके बाद है इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू। अब ये कैसे होता है? जो हमने पहला केस देखा उसमें क्या होगा कि एक पर्सन है, ये दोनों आपस में बात करेंगे। अगर मान लो आप भी यहाँ थर्ड हो और ये आपस में बात कर रहे हैं, राइट, बट आप इनकी बातें सुन रहे हो, तो एज अ गॉसिप चैनल है यहाँ पे, आप इनकी बातें सुन रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप इधर से डाटा ले रहे हो, बट ये डायरेक्ट नहीं है, ये इनडायरेक्ट है। इसे कहते हैं इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू,
This is called indirect oral interview, and this is like the information collected from third parties या witnesses. कोई घटना घटी और आपने उधर से डाटा कलेक्ट किया, पर आपने खुद किया, आप किसी और से नहीं देख रहे हो, आपने खुद किया, खुद वो बातें सुनी, तभी ये लाइक प्राइमरी डाटा के अंदर आता है, पर ये इनडायरेक्ट होता है। फिर उसके बाद है क्वेश्चनर मेथड। क्वेश्चनर मेथड स्टार्ट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड आता है और सिलेबस में भी एक अलग से चैप्टर है इसका। क्वेश्चनर मेथड हुआ कि ए लिस्ट ऑफ क्वेश्चन इज सेंड टू रिस्पोंडेंट बाय मेल ऑनलाइन। ऑनलाइन या ऑफलाइन भी हो सकता है ये। एक क्वेश्चनेयर बनाना यानी एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन बनाना जिस चीज़ से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछने और वहाँ से डाटा कलेक्ट करना लोगों से जाके। और प्राइमरी ये इसलिए क्योंकि आप वो डाटा कलेक्ट कर रहे हो, आप ऑलरेडी किसी एग्जिस्टिंग डाटा से नई चीज़ें ले रहे हो। उसके बाद होता है स्केड्यूल मेथड। स्केड्यूल मेथड होगा कि इन्यूमरेटर्स फिल द स्केड्यूल पर्सनली बाय विजिटिंग रिस्पोंडेंट। जैसे इसका सबसे बड़ी एग्जांपल है सेंसस। सेंसस में क्या होता है कि गवर्नमेंट टीचर्स को एम्प्लॉय किया जाता है या गवर्नमेंट के दूसरे लोगों को एम्प्लॉय किया जाता है, वो किसी के घर जाते हैं। तो जिन लोगों को हम हायर करते हैं ना ये सारी चीज़ें करने के लिए, उनको इन्यूमरेटर्स कहा जाता है। ये याद रखना, इन लोगों को इन्यूमरेटर्स कहा जाता है। और ये दूसरों के घर जाते हैं और रिस्पोंडेंट हुए जिनसे हम डाटा कलेक्ट करते हैं उनसे जाके डाटा कलेक्ट करते हैं। इसको स्केड्यूल मेथड बोलते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी टाइमिंग दे देते हैं हम रिस्पोंडेंट को कि हमें जाना है डाटा कलेक्ट करना है, जैसे यूज इन सेंसस ऑफ इंडिया, राइट। उसके बाद होता है टेलीफोन ऑनलाइन, कॉल करके फ़ोन करके दिस इज ऑनलाइन मेथड। देन देर इज़ ऑब्जर्वेशनल मेथड। ऑब्जर्वेशनल मेथड हो गया इन्वेस्टिगेटर। अब क्या होता है कि डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू में हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स का जवाब दे रहे हैं, बट जो ऑब्जर्वेशन मेथड होता है इसमें क्या होता है, ऑब्जर्वेशन मेथड में कुछ ऐसा होता है कि आप ऑब्जर्व करते हो आसपास की चीज़ें। अब आप किसी पर्सन के पास जाओगे, आप उनसे बातें तो करोगे ही, राइट, उससे बातें करोगे, बट एट द सेम टाइम उसके फेशियल एक्सप्रेशन देखोगे, वो खुश है, वो दुखी है, लाइक व्हाट इज़ देयर एक्सप्रेशन, व्हाट इज़ देयर बॉडी लैंग्वेज टू, राइट, व्हाट इज़ देयर बॉडी लैंग्वेज। दिस इज़ ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड यानी डायरेक्टली हम बिना क्वेश्चन पूछे जो डाटा उनसे कलेक्ट कर रहे हैं, पर हम ओरिजिनल डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, खुद एक अलग से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड ऑब्जर्वेशनल मेथड एंड दीज आर द मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। अब मैं यहाँ आप सबसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका आंसर कमेंट्स में देना। व्हाट इज़ मोस्ट रिलायबल सोर्स ऑफ कलेक्टिंग पर्सनल डाटा, प्राइमरी डाटा, I'm sorry, so sorry, प्राइमरी डाटा and why? Write your answers in the comment box। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। सो आई होप आपने आंसर दे दिया हो। सो व्हाट इज़ द आंसर इज़ कि जो सबसे ज़्यादा रिलायबल सोर्स है वो डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू है, क्योंकि किसी के पास जाके आप उससे स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वेश्चन पूछ रहे हो। उससे क्या होता है कि जो क्वेश्चन आपको इंटरेस्ट करते हैं, आप की फील्ड में जो क्वेश्चन है, आप उनके पास जाके डायरेक्ट पूछ सकते हो। साथ ही साथ ऑब्जर्वेशन मेथड इसमें लगता है, यानी हम उनके इमोशंस, हम उनकी अंडरस्टैंडिंग सब कुछ समझ सकते हैं। इसलिए इस जो मोस्ट रिलायबल सोर्स होगा ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा, इट वुड बी डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। देन आफ्टर दैट कमिंग टू सेकेंडरी डाटा, इट्स डेफिनेशन एंड इट्स कॉन्सेप्ट। जैसे मैंने पहले प्राइमरी डाटा समझाया, नाउ आई विल टेल यू अबाउट सेकेंडरी डाटा। सो सेकेंडरी डाटा इज़ द डाटा दैट हैज़ ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय समवन एल्स। सो क्या हुआ कि मान लो किसी ने 2019 में एक सर्वे किया था, राइट, सर्वे किसी एक्स पर्सन ने ये सर्वे किया था। अब आप 2024 में एक अनदर सर्वे कर रहे हो, सर्वे 2 कर रहे हो, पर आपको जो डाटा चाहिए वो ओवरलैप कर रहा है इससे, कि आपको जो डाटा इस चीज़ के लिए चाहिए वही सेम डाटा सर्वे 1 के रिजल्ट्स में दिया हुआ है, इसकी कंक्लूजन में दिया हुआ है।
तो आप क्या करोगे कि आप सीधा सर्वे 1 के रिजल्ट और कंक्लूजन उठा लोगे और ये चीज़ आपके लिए बन गई सेकेंडरी डाटा। तो कहीं ना कहीं प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में ये रिलेशनशिप है कि प्राइमरी डाटा ओरिजिनल होता है और जो वो सेव हो जाता है उसी को हम फिर किसी और चीज़ के लिए एज अ सेकेंडरी डाटा यूज़ कर सकते हैं। यानी ये सेकंड हैंड एक्सपीरियंस है, सेकंड हैंड थर्ड हैंड एक्सपीरियंस है, यानी ये किसी और के द्वारा कलेक्ट किया हुआ डाटा, किसी और ने somebody else collected this data and you are using it for your own good, you are using it for your survey, for your benefits. This is the secondary data. I hope I'm clear with it. So as by the definition, secondary data is the data that has already been collected by someone else. किसी ने पहले से ही कलेक्ट कर लिया है किसी और पर्पज़ के लिए, उसका कोई और सर्वे था, उसका कोई और मोटिव था, एंड अब आप उसको यूज़ कर रहे हो एज एन इन्वेस्टिगेटर किसी और रीज़न की वजह से, उसके रीज़न की वजह से नहीं, कोई और रीज़न है, बट वो आप एज अ रेफरेंस ले रहे हो। This is called secondary data and this is also called second handed data. Its characters are कि किसी और ने कलेक्ट किया हुआ है सबसे पहला, सेकेंड हैंडेड डाटा है, सेकेंड हैंडेड डाटा यानी पहले से कलेक्टेड डाटा है, चीपर देन प्राइमरी डाटा। अब प्राइमरी डाटा में मैंने क्या बोला था कि लोगों को अलग अलग जगह पे जाके वो कलेक्ट करना पड़ रहा है, अब वो किसी और ने 2019 में किया हुआ है, आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आपको ये चीप पड़ गया, आपको सस्ते में पड़ गया, दैट्स व्हाई इट्स चीपर, इट सेव्स टाइम, आपको सब कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करने की ज़रूरत वापस से नहीं है, ये आपका टाइम बचा रहा है। मे नीड वेरिफिकेशन, हो सकता है कि आपको वेरिफिकेशन लगे, मे नॉट परफेक्टली फिट द इंक्वायरी। अब हो सकता है जो 2019 में सर्वे किया है अब उसमें क्या होगा, वो डिफरेंट पर्पज़ की वजह से किया है ना, उसका पर्पज़ कुछ और था और आपका जो 2024 में उसका पर्पज़ कुछ और है, बट वो कहीं ना कहीं ओवरलैप कर रहा है, तो जो इसके आंसर आएंगे वो एक्यूरेट नहीं होंगे, आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा और फिर आपकी इंक्वायरी पे वो परफेक्टली फिट होंगे और कम एफर्ट लगता है, लो एफर्ट रिक्वायर्ड। सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने में ऑलरेडी कलेक्टेड है किसी का डाटा, इसलिए आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेंगे। अब सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा की सेकेंडरी डाटा हमें मिलता कहाँ से, अब इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा एंड इट्स एग्जांपल। अब सेकेंडरी डाटा के हमारे पास दो सोर्सेज होते हैं, एक होता है पब्लिश सोर्स और एक होता है अनपब्लिश सोर्स। आप इसको और क्या बोल सकते हो, पब्लिश सोर्स जो होता है वो वेरीफाइड होता है, किसने वेरीफाई किया होता है, अनपब्लिश सोर्स जो होता है वो अनवेरीफाइड होता है। पब्लिश सोर्स जो होता है वो ज़्यादा ऑथेंटिक होता है, अनपब्लिश सोर्स जो होता है वो ज़्यादा कम ऑथेंटिक होता है एज़ कम्पेयर टू पब्लिश सोर्स। अब पब्लिश सोर्स क्या होगे कि वो सोर्सेज जो पहले से कोई ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रही है, जिसको हम प्रिंटेड सोर्स है और ट्रस्टेड सोर्स है, राइट। जैसे गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशन जितनी भी होती हैं वो एक ट्रस्टेड सोर्स है और वो पब्लिश की हुई होती हैं बाय द गवर्नमेंट। आरबीआई की बुलेटिन या सेंसस की रिपोर्ट्स ये भी पब्लिश सोर्स है। न्यूज़पेपर जो जर्नल जिसको किसी हाउस ने पब्लिक किया हुआ है, ट्रेड जर्नल, मैगजीन, रिसर्च पेपर, इंटरनेशनल बॉडीज़, यूएन, यूनाइटेड नेशन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इन सब की जितने भी मतलब कंक्लूजन्स निकलते हैं, कितनी भी स्टेटमेंट्स निकलती है, कितनी भी न्यूज़ निकलती है, ये सब पब्लिश सोर्स में आता है। पर अनपब्लिश सोर्स वो हुए जो ज़्यादा पर्सनल है, याद रखना, अनपब्लिश सोर्स होते हैं ज़्यादा पर्सनल, ज़्यादा इमोशंस वाले। जैसे किसी की पर्सनल डायरी हो गई, जैसे आप लोगों ने बुक का नाम सुना होगा डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, दैट इज़ अनपब्लिश सोर्स। भले ही उसको काफ़ी ज़्यादा जगहों पे यूज़ किया जाता है टू मेंशन जर्मनी की क्राइसिस, जर्मनी में कैसे ट्रीट किया जाता है, बट वो एक अनपब्लिश सोर्स है, प्राइवेट रिकॉर्ड्स है, उसमें उसके इमोशंस दिखाए गए हैं। किसी के पर्सनल बिजनेस डॉक्यूमेंट, एक बिजनेस मैन है, उसके डॉक्यूमेंट्स, उसकी आइडियोलॉजी, उसका बिजनेस कैसे वर्क कर रहा है, पूरी दुनिया को रिवील नहीं करता है, उसके पर्सनल बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हैं। अब रिसर्च थीसिस और डिसोसिएशन, अब रिसर्च पेपर और रिसर्च थीसिस में क्या डिफरेंस होता है। जो रिसर्च पेपर होता है ये पब्लिश्ड होता है, ये यूनिवर्सिटीज़, बुक एंड पब्लिश हाउसेस चेक करके लोग इसको पब्लिश करते हैं। पर जो रिसर्च थीसिस होती है ये क्या होती है, ये किसी की थीसिस होती है, ये उसका जितना लाइक वो रिसर्च से जो कंक्लूजन निकालता है वो निकालता है, पर ये उसकी एक पर्सनल थीसिस होती है, ये वो पब्लिश नहीं करता है।
पब्लिक रिकॉर्ड जो फॉर्मली पब्लिश नहीं हुए, कि किसी ने जो कहीं सुनी बातें होती हैं, जो स्टोरीज़ होती हैं, ये जो होती हैं ये अनपब्लिश सोर्सेज होते हैं। अब रिसर्च पेपर कैसे सेकेंडरी डाटा है? रिसर्च पेपर ऐसे सेकेंडरी डाटा है कि मान लो कल को आपने अपना रिसर्च पेपर लिखना होगा, पर जो आपको टॉपिक होगा उसमें आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, आप किसी और का रिसर्च पेपर पकड़ के वो काम करोगे, तो दिस रिसर्च पेपर एक्ट एज सेकेंडरी डाटा, बिकॉज ये वाला रिसर्च पेपर आपने नहीं बनाया, ये किसी और ने बनाया है, बट इट इज़ हेल्पिंग यू टू डू थिंग्स। सो दैट्स वाई दिस रिसर्च पेपर एक्ट्स एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। अब यहाँ पे मेन डिफरेंस जो एग्ज़ाम में आपसे पूछेंगे कि लाइक क्या डिफरेंस आ रहा है पब्लिश सोर्स और अनपब्लिश सोर्स में, मेन डिफरेंस ये आ रहा है कि पब्लिश सोर्स ज़्यादा वेरीफाइड होते हैं, बट इनमें इमोशंस और पर्सनल थिंग्स की कमी होती है। बट एट द सेम टाइम अनपब्लिश सोर्स कम वेरीफाइड होते हैं, एक्यूरेट कम होते हैं, रिलायबल कम होते हैं, बट इनमें प्राइवेट रिकॉर्ड ज़्यादा होते हैं, सीक्रेट थिंग्स ज़्यादा होती हैं और इमोशन ज़्यादा होते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन आपकी इंक्वायरी क्या है, इंक्वायरी के अकॉर्डिंग आप दोनों में से जिसको प्रेफर करना चाहो उसको प्रेफर कर सकते हो, एंड दीज आर द सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। सो इफ़ वी कंपेयर सेकेंडरी एंड प्राइमरी डाटा इन कंपैरिजन, अगर आपको डायरेक्ट MCQs करने हैं तो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सी प्राइमरी डाटा का जो सोर्स है, प्राइमरी डाटा का सोर्स क्या है, वो इन्वेस्टिगेटर खुद जाके कलेक्ट करता है, यानी फर्स्ट हैंड डाटा है, पर सेकेंडरी डाटा कोई और कलेक्ट करता है। ओरिजिनलिटी, ओरिजिनल कितना है, प्राइमरी डाटा ओरिजिनल है, फर्स्ट हैंड है, सेकेंडरी डाटा ओरिजिनल नहीं है, सेकेंड हैंड है। कॉस्ट प्राइमरी डाटा की ज़्यादा है, सेकेंडरी डाटा जो है वो चीपर है। टाइम कंज्यूमिंग प्राइमरी डाटा है, सेव कौन करता है टाइम, सेकेंडरी डाटा। एक्यूरेसी ज़्यादा, एक्यूरेसी किसकी है, प्राइमरी की, और सेकेंडरी की वेरिफिकेशन की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है आप अनपब्लिश सोर्स से कर रहे हो और आपकी इंक्वायरी के रिगार्डिंग नहीं है। सुटेबिलिटी, प्राइमरी की सुटेबिलिटी इंक्वायरी के अकॉर्डिंग होती है, सेकेंडरी की इंक्वायरी के अकॉर्डिंग फिट नहीं होती है। एफर्ट प्राइमरी में बहुत ज़्यादा लगता है, सेकेंडरी में कम लगता है। एग्जांपल जैसे फील्ड सर्वे और सेंसस हो गई, ये प्राइमरी डाटा होती है, और सेकेंडरी डाटा RBI की रिपोर्ट और न्यूज़पेपर होते हैं, ये होते हैं। पर जो सेंसस होती है, अगर आप इस सेंसस को रेफ़र करते हो किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाने में, देन दिस एक्ट एज अ सेकेंडरी डाटा, पर वो इसकी क्या होती हैं, ऑब्जर्वेशंस होती हैं, वो इसकी कंक्लूजन होते हैं, देन सेंसस इज सेकेंडरी डाटा। ठीक है, तो दिस इज़ एवरीथिंग। नाउ पीपल आस्क कि वाई सेकेंडरी डाटा रादर देन प्राइमरी डाटा। अगर प्राइमरी डाटा इतना ज़्यादा रिलायबल है और इतना ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है, वाई सेकेंडरी डाटा? सेकेंडरी डाटा बिकॉज आज सबसे ज़्यादा हमारे पास दो चीज़ों की कमी है, टाइम और कैपिटल विच इज़ मनी, एंड सेकेंडरी डाटा इन दोनों में एफिशिएंटली काम करता है। सेकेंडरी डाटा टाइम बचाता है और कैपिटल ध्यान में रखता है, इसलिए हम इसको रिलायबिलिटी को हम प्रेफर ना भी करके हम उसको अप्रॉक्सीमेटली ले लेते हैं। हम हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो लेके सेकेंडरी डाटा से काम कर लेते हैं, दैट्स अ सेकेंडरी डाटा। अब उसके बाद इस चैप्टर का अगला टॉपिक आता है क्वेश्चनेयर। अब सी, एज आई सेड, व्हाट इज़ क्वेश्चनेयर? क्वेश्चनेयर इज़ अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, राइट? कि आपके क्वेश्चंस की लिस्ट जो होती है वो क्वेश्चनेयर होता है, जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन होता है अकॉर्डिंग टू योर इंक्वायरी। तो अ क्वेश्चनेयर इज़ अ स्ट्रक्चर सेट ऑफ क्वेश्चन। स्ट्रक्चर यानी कि ऑलरेडी एनालाइज्ड है और आपकी इंक्वायरी के अकॉर्डिंग है, टू कलेक्ट डाटा किससे? रिस्पोंडेंट से, जिनके रिस्पोंडेंट वो जो क्वेश्चनेयर का रिस्पॉन्स कर रहे हैं। एंड दिस इज़ द बैकबोन ऑफ सर्वे मेथड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट इज़ द बैकबोन ऑफ सर्वे मेथड? व्हाट इज़ द बैकबोन ऑफ सर्वे मेथड? एंड दैट इज़ क्वेश्चनेयर। अब क्वेश्चनेयर प्राइमरी डाटा का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने में क्वेश्चनेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करता है। कलेक्ट स्टैंडर्डाइज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल रिस्पॉन्डेंट्स। एक स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन। अब स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन कैसे? इसका ये मतलब हुआ कि आप 20 मार्क्स की क्वेश्चनेयर, 20 क्वेश्चन की क्वेश्चनेयर बनाओगे, तो वो सारे 100% को वही सेम 20 क्वेश्चन जाएंगे, यानी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और आपके पास एक स्टैंडर्ड लेवल है जिसके ऊपर आप एनालिसिस कर रहे हो, राइट? आपके पास एक सेम लेवल है कि मैं सबसे पूछूंगा कि उनकी इनकम कितनी है, तो सब हम इनकम के बारे में ही बात करें, इसलिए एक स्टैंडर्डाइज इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होगी
अलग अलग लोगों से। कंसिस्टेंसी कैसे बने रहेगी? कंसिस्टेंसी भी ऐसी बने रहेगी कि किसी से आप कुछ और नहीं पूछ रहे, किसी से कुछ और नहीं पूछ रहे, सबसे सेम टाइप की चीज़ें पूछ रहे हो। डाटा ईजिली टैबुलेट और एनालाइज हो जाएगा, बिकॉज आप कॉलम्स बना सकते हो, टेबल्स आसानी से बना लोगे। तो उसकी मदद से क्या हो जाएगा, डाटा को रिप्रेजेंट करना, उसको स्ट्रक्चर देना काफ़ी ईजी हो जाएगा। अलग अलग एरियाज़ को इफ़ेक्ट कर लेगा। जैसे मैं 5 क्वेश्चन पूछूंगा तो उसमें से एक ज्योग्राफी से रिलेटेड होगा, एक उनकी इनकम से रिलेटेड होगा, एक उनकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ से, एक उनकी इमोशनल स्टेट से, एक उनकी मेंटल स्टेट से। मैं कितने अलग अलग टॉपिक्स एक ही क्वेश्चनेयर में पूछ रहा हूँ, तो अलग अलग चीज़ें जो हैं उसके बारे में पूछ सकता हूँ। रिड्यूसेस बायस टू स्ट्रक्चर क्वेश्चन। है बायस क्या होता है? बायस होता है कि किसी चीज़ के लिए आपका अलग से सोच हो सकता है कि मेरे को किसी की इनकम में ज़्यादा इंटरेस्ट हो और आपको किसी के फूड हैबिट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट हो। तो अगर मैं एक क्वेश्चन फूड हैबिट का रखूँगा, एक इनकम का रखूँगा, तो किसी के लिए भी बायस नहीं रहेगी। या मैं एक क्वेश्चन रिच के लिए रखूँगा, एक क्वेश्चन पुअर के लिए रखूँगा, तो किसी के लिए बायस नहीं रहेगी, सब इक्वली चलेगा। दिस इज़ क्वेश्चनेयर। एक अच्छी क्वेश्चनेयर बहुत ज़रूरी होती है ताकि हमें रिलायबल और वैलिड डाटा मिले, अच्छा वैलिड डाटा मिले, रिलायबल मिले, और स्टैटिस्टिकल सर्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्वेश्चनेयर। अब क्वेश्चनेयर में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ओके, अब क्वेश्चनेयर में एक ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है, एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है। अब ओपन एंडेड नाम से ही पता लग रहा है, ओपन एंडेड वो क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर बहुत डिस्क्रिप्टिव होते हैं। डिस्क्रिप्टिव यानी आंसर बहुत लंबे चौड़े, जिनका कोई अंत नहीं है। मैं किसी को बोलूँगा कि वॉट इज़ योर बिलीव अबाउट ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी के ऊपर तुम्हारी क्या सोच है, तो वो पूरे ऐसे लिख सकता है उस बारे में। यानी उसका कोई आंसर ख़त्म नहीं है, उसकी पर्सनल थॉट्स वगैरह सब है। तो रिस्पोंडेंट राइट्स अ फ्री आंसर जितना उसका मन करे, और गिव्स डिटेल इन्फॉर्मेशन, बट उसको टेबुलेशन में उसको स्ट्रक्चर देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एट द सेम टाइम वॉट इज़ देयर कि क्लोज एंड क्वेश्चन क्या होते हैं? वो होते हैं कि जिसके अंदर डायरेक्ट हमें आंसर मिल रहा है। MCQs, येस नो क्वेश्चन जो हो गए ये कि मैं किससे पूछूंगा कि आपको एग्स खाने की चीज़ अच्छी लगती है या नहीं, वो येस या नो में आंसर दे देगा। क्लोज एंड क्वेश्चन है। ज़्यादातर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी एक क्वेश्चन आता है कि विच इज़ प्रेफर्ड मोर, कौन सा ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, ओपन एंड या क्लोज एंड? आंसर इज़ क्लोज एंड। क्लोज एंड ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्वेश्चनेयर में, क्योंकि उसको स्ट्रक्चर देना और उसकी टेबुलेशन करना बहुत ईजी हो जाता है रादर देन ओपन एंडेड क्वेश्चन। अब MCQs जो है वो एक टाइप का क्लोज एंड क्वेश्चन है, जिसमें आपको स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ आंसर्स दिए जाते हैं और आपको उसमें से ही सिलेक्ट करना है। ये और ज़्यादा इजी कर देता है लाइक क्वेश्चनेयर बनाना। MCQs इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, राइट। रैंकिंग और रेटिंग भी जो है वो भी एक अलग टाइप की क्वेश्चन है, एंड इट ऑल्सो क्लोज एंडेड कि आप 5 स्टार में से कितने स्टार्स देना चाहोगे, अक्सर पूछते हैं। या आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके हमारी वेबसाइट को रेट करोगे, हमें फीडबैक दोगे, तो वो इस टाइप से फीडबैक दोगे। ये भी एक क्लोज एंड क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चनेयर के अंदर आते हैं। या रैंक करना कि आपको मैंने XYZ दे दिया है तो आप उसको रैंक करो कि फर्स्ट कौन सा आपको अच्छा लगता है, सेकंड कौन सा, थर्ड कौन सा। ऑल दिस इज़ क्वेश्चनेयर। और क्वेश्चनेयर ही आगे जाके सर्वे बनता है। आपको पूछेंगे कि सर्वे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को क्वेश्चंस देना और उनका आंसर निकालना। तो ये जो सर्वे में हम क्वेश्चन पूछते हैं ना, ये हम क्वेश्चनेयर के थ्रू पूछते हैं। और क्वेश्चनेयर आपको यूजुअली कहाँ देखने को मिलती है? जैसे गूगल फॉर्म्स हो गए एट्सेट्रा, इस सब में हमारे क्वेश्चनेयर देखने को मिलती है। अब एक अच्छी क्वेश्चनेयर को बनाने का क्या रूल्स हैं, इसका आगे भी चैप्टर आएगा, इसलिए इसको जल्दी पढ़ते हैं। एक अच्छी क्वेश्चनेयर में क्लियर और सिंपल लैंग्वेज, बिल्कुल साफ लिखा हो, बिल्कुल साफ समझ आए सामने वाले को भी। लॉजिक फ्लो, किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहे हो, तो लाइक सिविक सेंसेस या पॉलिटिकल वैल्यूज़ उधर तक नहीं पहुंच जाना है। लॉजिकल फ्लो मेंटेन होना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन के साथ मेंटेन होना चाहिए। अप्रोप्रिएट लेंथ, कम पूछो, स्पेसिफिक पूछो, अच्छा पूछो। दिस इज़ द रूल। अवॉइड लीडिंग क्वेश्चंस क्या हो गए? फ्रेज क्वेश्चन न्यूट्रली टू प्रिवेंट इन्फ्लुएंस। और देखो, अगर मैं किसी को क्वेश्चन पूछूंगा कि आपको लाइक डोसा अच्छा लगता है,
और मैं बोलूँगा अरे यार डोसा तो बहुत अच्छा होता है, उसमें ये होता है वो होता है, आपको राजमा अच्छे लगते हैं, राजमा तो बहुत टेस्टी होती है, ये होती है वो होती है। अगर मैं उसकी तारीफ़ ही करते रहूँगा तो वो एक लीडिंग क्वेश्चन बन जाएगा, यानी जो रिस्पॉन्डर है वो ये देख लेगा कि मेरे को तो पसंद है, वो हो सकता है वो अपना आंसर उसी अकॉर्डिंग चेंज कर ले कि बोले हाँ मेरे को भी पसंद है, भले उसको नहीं भी पसंद है। तो लीडिंग क्वेश्चन क्या हुआ कि जहाँ पे न्यूट्रलिटी नहीं बचती है, जहाँ पे हम किसी एक की तरफ ज़्यादा हो जाते हैं, तो हमें कभी भी वो नहीं करना है, उसको ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने हैं कि जिसमें हम अपना कोई एक रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जिसमें हम न्यूट्रल रहें। अवॉइड एम्बिगियस क्वेश्चन। एम्बिगियस क्वेश्चन वो हुआ कि जिसमें आप एक ही क्वेश्चन में 3 चीज़ें पूछने की कोशिश कर रहे हो, वो मत करो। एक क्वेश्चन एक ही चीज़ के लिए होना चाहिए। उसके बाद स्पेसिफिक और कॉन्क्रीट लैंग्वेज यूज़ करो, वो लैंग्वेज यूज़ करो जो सबको समझ आएगी। अब मैं कोई हेवी इंग्लिश वर्ड यूज़ करने लग जाऊँगा, वो सबको समझ नहीं आएंगे। नॉर्मल वर्ड्स यूज़ करो, नॉर्मल चीज़ें करो। तो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछो और साफ लैंग्वेज में पूछो। प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शन, अच्छे इंस्ट्रक्शन दो, लाइक उसको कंफ्यूज मत करो, राइट। टेस्ट पायलट विद सर्वे। अब पायलट सर्वे क्या होता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी पूछेंगे। पायलट सर्वे होता है कि टेस्ट, एक टेस्ट, जैसे जब आप फाइनल पेपर देने जाते हो, जब आप फाइनल पेपर देने जाओगे एफए का, उससे पहले आप मॉक टेस्ट दोगे ना, इसी टाइप से पायलट सर्वे भी एक टाइप का मॉक टेस्ट होता है। मॉक टेस्ट होता है एंड ये क्या होता है कि अगर आप 10,000 लोगों के बीच में ये सर्वे करने जा रहे हो, 10,000 लोगों के बीच में, तो उससे पहले आप 20 बंदों के बीच में या 100 बंदों के बीच में ये सर्वे कर लो, ताकि आपको पता लगे कि ये जो क्वेश्चनेयर है ये एक्चुअल में काम कर रहा है, ये ज़्यादा प्रैक्टिकल है, इससे आपको आंसर ठीक मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे जो आपको चाहिए। इंश्योर क्वेश्चन आर रेलेवेंट। देखिए क्वेश्चन हमेशा रेलेवेंट होने चाहिए, टू द टॉपिक होने चाहिए, और कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग दिखने में अच्छे होने चाहिए। कोई भी ख़राब चीज़ों को नहीं करेगा। किसी के पास भी ईमेल आएगा, अगर मेरे पास ईमेल आएगा एंड बहुत अलग अलग चीज़ें होंगी उसमें, तो मैं कभी नहीं करूँगा। अगर मेरे पास ऐसे गूगल फॉर्म के 10 क्वेश्चन आएंगे, फॉर्मेटिंग अच्छी होगी, मैं बोलूँगा कर भी लो, कितना ही टाइम लगेगा। ईमेल अगर ऐसे ख़राब से आएगा, मेरे को ढूंढने में बड़ी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए हमेशा कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग होनी चाहिए, राइट। अब उसके बाद आता है टेबुलेशन एंड कॉम्पिलेशन ऑफ डाटा। अब टेबुलेशन क्या हुआ, टेबुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग कलेक्टेड डाटा इन सिस्टमैटिक रो एंड कॉलम्स। अब है क्या कि आपके पास डाटा आया, आपके पास प्राइमरी डाटा आया, राइट। अब उसको आपको 20 पेजेस का डाटा है, उसको एक ही पेज में डालना है, तो आप एक टेबल बनाओगे। इसी टेबल और इस टेबल को भरने की प्रोसेस को हम टेबुलेशन कहते हैं। और कॉम्पिलेशन क्या हुआ, कलेक्टिंग और ऑर्गेनाइजिंग रॉ डाटा बिफोर टेबुलेशन। अब क्या हुआ, 20 पेजेस को आपने सबसे पहले डाटा इधर इधर से कलेक्ट किया, इसको हम कॉम्पिलेशन बोलते हैं, कंपाइल करना, बड़े डाटा को छोटे डाटा में कंपाइल करना और उसको फिर टेबल में प्रेजेंट करना, इज कॉल्ड टेबुलेशन। एंड दिस प्रोसेस इज टेबुलेशन। ये क्या करता है कि डाटा को ईजीली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। 20 पेजेस की जगह एक पेज को पढ़ने में आसानी होगी। लो ईजी कंपैरिजन। अब ए क्लास है, बी क्लास है, इसमें 10% आ रहे हैं, इसमें 20% आ रहे हैं, इसमें दूसरे में 100 आ रहे हैं, इसमें भी 100 आ रहे हैं, इसमें 5% आ रहा है, इसमें 10% मार्क्स आ रहे हैं। तो साफ साफ पता लग रहा है बी क्लास ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करनी है। तो ईजियर कंपैरिजन हम इन दोनों के बीच में कर सकते हैं टेबल की वजह से। प्रिपेयर डाटा फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अब इसमें अलग स्टैटिस्टिकल चीज़ें लगेगी, आगे जाके मैं पढ़ाऊँगा। मीन होता है, मोड होता है, वो काफ़ी ईजियर बन जाएगा, तो स्टैट्स के लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। कम्प्लेक्सिटी ऑफ डाटा कम हो जाती है। अब 20 पेजेस की जगह एक पेज में डाल रहे हो, कम कॉम्प्लेक्स है। आइडेंटिफिकेशन, ट्रेंड, पैटर्न क्या बन रहा है इसमें कि बी की ज़्यादा है, ए की कम है, इस सब को रियलाइज़ करने में काफ़ी ईजियर हो जाता है। तो एग्ज़ाम टिप नीचे दी हुई है। टेबुलेशन मेक डाटा कंसाइज कम बना देता है, कंपैरेबल आपस में कंपेयर हो जाता है, एंड रेडी फॉर एनालिसिस के लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि एक टेबल के अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं, राइट। अब वो बताता हूँ मैं कि टेबल के अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं। ये मैं यहाँ पे समझाता हूँ, राइट। तो आई होप इट्स विजिबल। अब एक जो टेबल होता है, दिस इज योर टेबल, right, and these are the parts of your table.
These are the parts of a table. So this is a table and this is the part of the table. अब सबसे पहले टेबल का टाइटल होता है, टाइटल। अब टाइटल क्या हुआ कि ये टेबल किसके बारे में है। अगर मैं एक्स टेबल बना रहा हूँ वो है किसके बारे में, दैट इज़ द टाइटल ऑफ द टेबल। राइट। अब टाइटल के बाद आता है हेडर। हेडर हो गया, इसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। वेट अ मिनट। तो हेडर हो गया, इसके आगे आता है हेडर। ये हो गया, इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन। अगर ये टेबल मैं बोलता हूँ क्लास के मार्क्स के बारे में, वो इसकी हेडिंग है कि ये दिस टेबल इज़ अबाउट क्लास के मार्क्स। वेट, दिस टेबल इज़ अबाउट क्लास के मार्क्स। तो मैं नीचे लिख सकता हूँ कि देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास। ये हेडर में आता है, दिस इज़ हेडर ऑफ द टेबल। उसके बाद आता है टेबल की बॉडी। टेबल जो होता है वो रोज़ और कॉलम्स में डिवाइडेड होता है और यहाँ डाटा आता है। इसी के अंदर आता है कैप्शन। कैप्शन हुए जो यहाँ पे चीज़ें लिखूँगा, मैं लिखूँगा क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, दिस इज़ द कैप्शन। और इसके अंदर जो मैं लिखूँगा वो है बॉडी ऑफ द टेबल, डाटा ऑफ द टेबल की क्लास ए के 10 बच्चे हैं इसमें और 200 मार्क्स आए हैं। क्लास बी में 20 बच्चे हैं और इनके मिला के 150 मार्क्स आए हैं। दिस इज़ द डाटा ऑफ द टेबल। और फिर नीचे आता है फुटर। फुटर क्या होता है? फुटर वो होता है कि हम जिसमें इस सारे एक्सपेरिमेंटेशन के बारे में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो सबसे पहले टाइटल। टाइटल हुआ कि डिस्क्राइब करते हैं कि टेबल किसके बारे में है, राइट। फिर उसके बाद है स्टब। स्टब है रो की हेडिंग। जैसे ये हमारे पास टेबल है, अब हमारे पास ये रोज़ हैं, ये जो नीचे की जाती है ये रोज़ है, जो इस साइड की जाती है वो कॉलम्स है। अब ये रो है, अब इस रो की जो हेडिंग होगी ए या बी, ये हमारे पास स्टब होता है। कैप्शन हुआ जो इस कॉलम के हेड हुए, एक्स वाई जेड हमारे कैप्शन है। फिर बॉडी। बॉडी जो इसके अंदर हम डाटा फिल कर रहे हैं। हेड नोट हुआ जो टाइटल के नीचे आता है। और फुट नोट हुआ जो नीचे आता है। नीचे वाले में क्या होता है कि स्पेशल चीज़ें, जैसे अगर मैं बोलूँगा ए का मतलब है क्लास की सेक्शन, बी का मतलब क्लास की सेक्शन, ये हम फुटर में डालते हैं। एब्रिविएशंस। एब्रिविएशंस हुई कि जो हम छोटा ई जी करके लिख रहे हैं उसका मतलब एग्जाम्पल, तो वो हम फुटर में डालते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अब है कि टेबलेशन कितने टाइप की होती है, ये ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली पढ़ लो कि टेबलेशन 2 टाइप की होती है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल के अंदर होता है एक ही चीज़ के बारे में बात करें, कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है 2 चीज़ों के बारे में बात करें। बस इतने ही लेवल पे ये आएगा, इससे ज़्यादा अलग से एक चैप्टर है। अब इस सब के अलावा हमें एक कॉन्सेप्ट और पढ़ना है, एक कॉन्सेप्ट और पढ़ना है, दैट इज़ यूनिवर्स, पॉपुलेशन एंड सैम्पल। So to study universe, population and sample, I will show you what is it. देखिए जो स्टार्ट्स है उसमें जो स्टार्ट्स है उसमें जो डाटा होता है उसकी कलेक्शन हम कर लेते हैं, राइट। अब जब हमें उसकी एनालिसिस करनी होती है या उसको स्ट्रक्चर करना होता है। अब अगर डाटा बहुत बड़ा हो, बहुत ज़्यादा बड़ा हो, मान लो मैं 1000 लोगों का डाटा ले रहा हूँ, राइट, मैं 1000 लोगों का डाटा ले रहा हूँ। अब हर किसी के बारे में उसकी स्टडी करना, उसकी एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। इसलिए मैं इसकी क्या करता हूँ, सैम्पलिंग करता हूँ। मैं इसका सैम्पल लेता हूँ, सैम्पलिंग की प्रोसेस करता हूँ। सो व्हाट इट इज़ कि इसको एग्जांपल से समझते हैं कि एक स्कूल है उसमें 2000 बच्चे हैं और मेरे को स्कूल की परफॉर्मेंस चेक करनी है कि वो स्कूल परफॉर्म कैसे कर रहा है, उसके मार्क्स कैसे आ रहे हैं। तो मैं 2000 के 2000 बच्चों को सिलेक्ट नहीं करूँगा, इन 2000 बच्चों को बोलेंगे यूनिवर्स,
या पॉपुलेशन, ये 2000 बच्चे पॉपुलेशन है या यूनिवर्स हैं। और अब मैं इन 2000 बच्चों में से 20 बच्चे या 50 बच्चे जितने आपको उठाने, जितना आपको ईज़िली पता लगे और जिसमें सारे टाइप के बच्चे आ जाएं, वो 20-50 बच्चे उठाऊंगा एंड मैं उस पर स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस करूंगा, मैं उस पर चीज़ें रखूंगा, उनको एज अ कॉमन ग्राउंड रखूंगा। इसकी मदद से क्या हो जाएगा कि इसकी मदद से ये हो जाता है कि जो 100 लोगों को हमें करना था उसकी जगह हम 50 लोगों को कर रहे हैं, तो इट्स ईजियर। ओके, सो दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्स पॉपुलेशन एक चीज़ हुई और सैम्पलिंग दूसरी चीज़ हुई। सैम्पल हमें इसमें मदद करता है कि हम प्रोसेस को ईजियर बनाएं, बट यहाँ पे एक चीज़ आती है, जो हम सैम्पल बनाते हैं ना, अब उस सैम्पल में कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए, वो सैम्पल बायस नहीं होना चाहिए, फर्स्ट चीज़। और दूसरी चीज़, उस सैम्पल में रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, उस सैम्पल में हर टाइप के बंदे होने चाहिए। उसमें 50%, अगर स्कूल में 6/4 रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स है, तो सैम्पल में भी 6/4 रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स ही होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। सो आई होप डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्स पॉपुलेशन और सैम्पलिंग समझ आ गई होगी। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू लर्न अभी स्टार्ट्स में, जिसकी वजह से आगे जाके इट वुड बी मच ईजियर। इसके अलावा बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है विच इज़ कॉल्ड टैली मार्क। टैली मार्क मैं ऐसे समझा देता हूँ, दिस इज़ फॉर, वी यूज टिक्स, दिस टिक मीन 1, जब 2 को एक साथ डालूंगा 2, जब 3 को एक साथ डालूंगा 3, जब 4 को एक साथ डालूंगा 4, एंड जब मैं ऐसे लाइन मार दूंगा दिस इज़ 5। दिस इज़ टैली मार्क। टैली मार्क हम टेबुलेशन में भी यूज़ करते हैं। इसकी मदद से हम ईजिली काउंटिंग और ईजी रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाई वैल्यूज़ कर देते हैं, जब हमें डिजिट्स यूज़ नहीं करने होते हैं। जैसे मेरे को किसी भी 20 चीज़ों को गिनना है, अब उस 20 चीज़ों में 3 टाइप की चीज़ें हैं, राइट, 20 चीज़ों में 3 टाइप की चीज़ें। अब मैं देखूंगा कि फर्स्ट चीज़ 1A कैटेगरी में आती है, सेकंड B, तीसरी C, फिर चौथी A, पांचवी A, 6th B, 7th A, 9th C और 10th A। अब इससे आराम से पता लग जाएगा कि कितने किस कैटेगरी में आते हैं। टैली मार्क्स यहाँ पे यूज होता है। एडवांटेजेस, क्विक और सिंपल, इजी टू काउंट एंड वेरीफाई, रिड्यूसेस एरर्स, एरर कम हो जाते हैं, और कॉमनली यूज फॉर सर्वे एंड ऑब्जर्वेशन, ईजियर ऑब्जर्वेशंस, ईजियर सर्वेज, उस सब में लाइक हमें यूज़ होते हैं टैली मार्क्स। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ टेबुलेशन, कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, प्रिपेयरिंग अ गुड क्वेश्चनेयर, टैली मार्क्स, और डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्स एंड यूनिवर्स पॉपुलेशन एंड what we studied, universe population, और उसके अलावा sampling. So this was all which we needed to study today, I guess. Thank you guys. I hope you enjoyed this lesson and आप लोगों को समझ आ गया होगा. This first lesson was on an easier side. सिर्फ समझने की बातें थी, याद करने की बातें थी. इसकी MCQs मैं एक अलग से वीडियोस लाऊंगा, बिकॉज इसके MCQs आर मच ऑन ईजियर साइड, एंड इस चैप्टर से ज़्यादा MCQs आएंगे नहीं, 1 या 2 MCQ आएंगे, बिकॉज इसमें कोई स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन नहीं लगी थी. और डू विजिट आवर वेबसाइट JK Edusphere for the notes and resources. साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप JK एडुस्फेयर का जो लिंक में होगा, डू जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप टू. उसके अंदर बहुत सी अपडेट्स आती रहती हैं, एंड आई फील लाइक स्टार्ट्स बहुत एक ईजियर साइड में आपका सब्जेक्ट है, बिकॉज इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन पार्ट है, पर वो बहुत वीक कैलकुलेशन पार्ट है. तो आप अगर इसको अच्छे से स्टडी करोगे, इसको अच्छे से टैकल करोगे, तो ये हो जाएगा. एंड या नेक्स्ट वीडियो विल बी देयर सून, एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स विल बी मच मोर इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड. दिस इज़ मच थ्योरी, आगे जाके थोड़े न्यूमेरिकल्स भी आएंगे. थैंक्स अ लॉट गाइज, एंड या टेक केयर, बाय बाय.